प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ और पीडीएम के जो कारकुनान हैं वो रैलियों की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। उधर मौलाना फजल रहमान भी रैली की शक्ल में आ रहे हैं, हमजा और मरियम भी रैली की शक्ल में आ रहे हैं। काफिले पाकिस्तान के मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ अपनी अपनी पार्टीज़ के झंडे उठाए हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ है, जो हमें सड़कों पर या ग्राउंड में या जलसे में नज़र आएगी, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो नंबर्स हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, या इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और दूसरी बात यह है कि जो 63A की तशरीह का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तहरीक इंसाफ ने अपनी मजमूई हिकमत अमली में उसको कितनी जगह दे रखी है, कितनी अहमियत दे रखी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली उस केस पर कितना डिपेंड कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आज अहम जलसे भी हुए हैं। कमालिया में इमरान खान गरजे बरसे हैं, पारा चनार में बिलावल ने गर्मा गर्म खिताब किया है, सियासी हरीफों ने एक दूसरे को खूब निशाना बनाया है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ेकार डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद प्रोग्राम में। सीनियर तज्ज़ेकार उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून और तज्ज़ेकार अज़हर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर दानिश साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब जलसा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, जलसा पीडीएम भी कर रही है, कैसे पता चलेगा किसका जलसा ज़्यादा बड़ा है? देखिए, जलसे और जुलूस करना हर पार्टी का जमहूरी हक़ है, और लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है, आपने जो सवाल किया है बड़ा कैसे है वो तो आप ही दिखाएंगे कि किसका कितना बड़ा है, और ये चीज़ें छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मैं थोड़ा सा इस बारे में समझता हूँ कि पहली दफ़ा ये देखने में आया है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पार्लियामेंट में है, और ये एक आइनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है अपोजिशन का कि वो अगर पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत को शो करे, और वज़ीर आज़म अगर 172 अपोजिशन सीट ले लेती है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म नहीं रहते, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका अपोजिशन का। तो ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए, और इस लड़ाई को हुकूमत को, वैसे भी हुकूमतें जलसे और जुलूस नहीं करती हैं। अब सवाल ये है कि अपोजिशन तो खैर जलसे जुलूस करती है, रोडों पे आती है, लेकिन इस दफ़ा देखने को ये मिल रहा है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में लड़ रही है, हुकूमत आपके पार्लियामेंट से बाहर लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, हुकूमत पार्लियामेंट से बाहर जो लड़ रही है वो मौजूदा सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हालात पैदा हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सारे कारकुनान निकल रहे हैं, आप तो जलसे का पूछ रहे हैं, कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जनाब होगा क्या, क्योंकि हर कारकुनान आ रहा है और तैश में है, तो यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि लाखों की बात की जा रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 10 लाख का मजमा लाऊंगा, अपोजिशन कह रही है कि मैं 20 लाख का मजमा लाऊंगा। तो ये जो सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की तो नहीं है, ये हुकूमत की है। तो हुकूमत खुद अपने ख़िलाफ़ अगर जलसे और जुलूस कर रही है और पार्लियामेंट पे ला रही है, तो ये कर किसके ख़िलाफ़ रही है? क्या ये इदारों के ख़िलाफ़ कर रही है, या अपोजिशन के ख़िलाफ़ कर रही है, या अपने ख़िलाफ़ कर रही है? और फिर ऐसे इशू पे, जिस इशू का फ़ैसला रोडों पे नहीं होना है, इस इशू का फ़ैसला पार्लियामेंट में होना है। तो मेरा ख्याल है जो भी हिकमत अमली होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अपने नंबर ऑफ़ वोट्स को, आप 10 लाख क्या, आप 20 लाख, आपको पता है 11 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को 1 करोड़ 70 लाख के करीब वोट पड़ा था 2018 में, और लेकिन जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिला लिया जाए तो उनकी वोटों की तादाद 3.5 करोड़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वोटरों की तादाद अपोजिशन की देखें और ये देखें, तो अगर इन्होंने फ़ैसला करना है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप अवाम में जाएं। लेकिन मसला अवाम ने तो तय नहीं करना है, मसला तय करना है पार्लियामेंट ने। वहाँ आपकी अक्सरियत अगर मेंबर की नहीं है तो फिर जाहिर है कि आपको ये हक़ ही हासिल नहीं है कि आप जो हैं वो, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट पूरी दुनिया में जो है वो पार्लियामेंट अपने कल के जलसे को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही है जी, इतनी अहमियत फिर क्यों दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को? तो वजह तो होगी। मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको। मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। देखिए,
पहले जो है वो तहरीक इंसाफ को उनके एडवाइज़र्स ने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये बात आती है कि इमरान खान साहब को उनके मुश्किलात में जो इमरान खान साहब को फंसाया गया है उनके एडवाइज़रों ने ज़्यादा फंसाया। पहले तो उनको ये बताया गया कि ये पीडीएम जो है वो क्योंकि ऐसी जमात है कि इनके अपने इख्तलाफ इतने ज़्यादा हैं, कोई नून से शीन निकल रहा है तो मीम से जून निकल रहा है, और वैसे भी पीडीएम बिखर गई है, पीपल्स पार्टी है गई है, तो ये अदम एतमाद आपके ख़िलाफ़ ला ही नहीं सकते हैं। तो चुनांचे वो मसला ख़त्म हुआ, अदम एतमाद आ गई। दूसरा, उनके एडवाइज़र ने उनको एडवाइस दिया है कि जनाब हमारे लोग इंटैक्ट हैं। इमरान खान साहब ने कई जगह पे ये कहा है कि हमारे लोग बिकने वाले नहीं हैं, हमारे लोग इंटैक्ट हैं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि जी बहुत बड़ी तादाद में उनके यहाँ दराड़ पैदा हुआ और उनके मेंबर्स जो हैं वो अलग हुए, और सबको पता है कि जी मीडिया में आके बात की। तीसरा, फिर इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि जनाब आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये मेंबरान उनके साथ चले भी जाते हैं तो स्पीकर इनको जो है वो इनके वोट को काउंट नहीं करेगा। तो जिसने भी ये लीगल मशवरा दिया वो गलत दिया, और फिर जब इमरान खान तक सही सूरत हाल पहुंची, इवन कि उनके अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात बताई कि स्पीकर की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की होती है और वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये मसला भी खत्म हो गया। ये डॉक्टर साहब, मैं 63 वाले मामले पर तो बाद में और वजारत बिल्कुल सही है। ये कल वाले नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा। हाँ बिल्कुल सही है सर। मैं डॉक्टर साहब इसके लिए मैं पूरा सेगमेंट रखा है मैंने 63 पर बात करने के लिए, इसीलिए मैंने उनको अजहर सिद्दीक साहब को भी दावत दी है। लेकिन एक सवाल अजहर साहब मैं 63 पर आने से पहले जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने आज बात की है कि जी सबसे पहले आगे नैब बंद करेंगे या अपने केसेस बंद करेंगे, उनका इशारा ये था, और ये जो है वो रिलीफ लेने लगेंगे अपने केसेस में। मैं सुनवा देता हूं आपको इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि तरीके अदम एतमाद कामयाब करा के ये क्या करना चाहते हैं, जरा फिर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। इनकी कोशिशें हुकूमत कराएं, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हों, और जब ही करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन पहले इसके साथ है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए, ये कंट्रोल करना चाहता है। अजहर सिद्दीक साहब, क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? क्या फर्ज कीजिए अगर अगली हुकूमत नून लीग की बन जाती है तो क्या केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या ये जो अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है, अदालत में चलने वाले केसेस है, वो तो अपने प्रोसीजर के जरिए ख़त्म होंगे ना? इमरान साहब कह रहे हैं कि या तो ये नैब को बंद करेंगे और केसेस इनके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, मुमकिन है? अच्छा, चूंकि मेरी इनके थिंक टैंक लोगों से बात होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, इनका होमवर्क पूरा मुकम्मल है कि उन्होंने नैब के कवानीन में क्या तरामीम करनी है। जैसे सेक्शन 33F डाला गया है कि कई केसेस जो हैं अगर सजाएं भी होगी हैं उनको वापस लिया जा सकता है, ये प्रोविजंस मौजूद हैं। इन्होंने बाकायदा नैब के कानून का तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है ना, या तरमीमी अपना अगर एक्ट की शक्ल है वो तैयार कर चुके हैं। और इसमें जेर में रख लीजिएगा बात कि जो करप्शन के जो स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा परेशान है, आप शायद का कहना बासी, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, सबके बयान देख लें, किसी ने कहा कि नैब का इदारा होना चाहिए? नोबडी। और आपके कई ऐसे एंकर हजरात भी हैं कि जिन्होंने बकायदा ये नरेटिव बिल्ड किया, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है, माजरत के साथ 68% कन्विक्शन रेट है। और दूसरी जो बात है, जहां तक इसमें तो अगर आप केसेस की तफसील उठाकर देखें, मैं नहीं बताना चाहता जरा पब्लिक के सामने, आई डोंट वांट, लेकिन नजर आ रहा है ना कि बारों में तकसीम इन्होंने कर दी, बारें इन्होंने अपने साथ मिला ली, बार काउंसिल मिला ली। बारों का क्या काम था? इस तरह की पिटीशन दायर करना, आके जनाब अदम एतमाद के, ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल सेटल होना चाहिए था। ये जो नजर आज फिर देखें, और इन्होंने क्या किया, बार काउंसिल्स में अपने बंदे लगाए, फिर इन्होंने सेनेटर्स बनाए हैं, इन्होंने नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ाए हैं। ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये नजर आ रहा है ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। और लेकिन वजह है कि इनकी सिस्टम के अंदर ग्रिप ज्यादा है, इनके इतने अरसे से ये चले आ रहे हैं। बात बड़ा सिंपल सा है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वो सियासी जमातें कि जिन्होंने इस निजाम का कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी पे रखना है, मेरिट पे रखना है, ये सारा ये कुछ अभी हो रहा है, कौन सा मेरिट है इसके ऊपर? मिसाल के तौर पर अगर आप उठाकर देखें, सिंध से चले,
सिंध से चल के सिंध हाउस में कुछ हुआ, मैं उस पर बाद में आऊंगा, वो तो 63 में बाद में आऊंगा। क्या ये इजाजत दी जा सकती है किसी जमहूरी निजाम की? कहा जा रहा है कि जनाब हाँ वो तो अपनी मर्जी से आए हैं। भाई वो कैसे अपनी मर्जी से आए हैं? उनके बयान आ गए, टिकटें खरीदने का आ गया, फिर वो काफिलों पे सबूत आपके सामने आ जाएंगे, पैसे देने के हवाले से, बिटकॉइन के हवाले से, जहाजों के जरिए जिस तरह पैसा आया। ये मेरिट पे अगर बात करें ना, यानी आए ना आकर, अगर वाकई सियासी जमात के ये लोग हैं, ये चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर ये लोग ले लें तो 152 के करीब मेंबर हैं, तो 13 मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाकर फेंक देंगे। अगर वो आना चाहते हैं, मेजॉरिटी इकट्ठी करें, मेजॉरिटी लेकर आए। लेकिन ये जो तरीका कार है ना, और जो एजेंडा, देखिए दूसरी बात जेहन में रख लीजिएगा, एजेंडा, आज मैं एक सवाल करता हूं कि अपोजिशन, लेकिन एक चीज जी मैं खत्म कर लूं। देखिए दो बड़े अहम इशू हैं। आज़ाद साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। मुझे एक दो चीजें जरा 63 के हवाले से भी आपसे पूछनी है, लेकिन उवैस तोहीद साहब दरअसल मुझे दो चीजें बता दें। एक तो ये कि ये जो बड़ा जलसा या छोटा जलसा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब एक 10 लाख का जलसा हो गया इमरान खान साहब का, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और अगर जलसा जी 20, 30, 40, 50 हज़ार का मिसाल के तौर पर होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा, जो बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि जी इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूं बिलावल ने आज जलसे में पारा चनार में क्या कहा है। तो इन दोनों सवालों को मिलाकर लीजिएगा, सुनिए बिलावल साहब ने क्या कहा है एनआरओ के हवाले से। ये जो धमकी देने की कोशिश कर रहा है, खुद आपकी पीठ पीछे भीख मांग रहा है। पहले न्यूट्रल पे तनकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। कहता है कि बस ऐसा करे ओआईसी तक मेरा इत्तेहादियों को इजाजत ना दे के वो अपना ऐलान करे। अब कह रहा है कि मेरा जलसा तक 27 मेरा जलसा है, बस मेरा जलसा तक इजाजत करे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जी उवैस साहब, ये दोनों चीजें जरा, एक तो मैंने जो सवाल किया कि बड़े और छोटे जलसे का ये इम्पैक्ट फर्क क्या है, और दूसरा ये क्या इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि बिलावल साहब की जिस तरह जबान है, या फिर नून लीग के रहनुमाओं की जिस तरह जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर खान साहब जिस तरह जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चूहे और स्टूजेज और डीजल और फला और बीमारी, और ये सारे हमारी सियासत में अखलाकियात की गिरावट की अक्कासी कर रहे हैं। और जो भी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है वो नई नस्ल के लिए कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहा, चाहे बिलावल हो चाहे कोई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बद इखलाकी है और इसका ये बदतहजीबी का मुजाहरा है। और इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज के अंदर जो करोड़ों लोग देखते हैं, वो किस तरह, वो एक रियलिटी शो की तरह इसमें से चस्के लेते हैं, मजे लेते हैं। और बदकिस्मती से मीडिया के अंदर भी शायद सुर्खियां उसी चस्के के साथ उन जुमलों की ली जाती हैं जिसमें एक दूसरे पे इल्जामात हो, इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए, खान साहब मुझे लगता है कि अवाम की तरफ रुजू कर रहे हैं और वो अगले इंतखाबात पर अपनी जो निगाहें हैं वो मरकूज कर रहे हैं, और वो एक बयानिया बना रहे हैं, यानी कि मगरिब मुखालिफ बयानिया, कि मैंने अमेरिका को मुंह दिया, मैं सीना साम खड़ा करके किया, मैं यूरोपीय यूनियन के को मैंने सामना किया और मैं चला गया रूस, मैं इनको अच्छी तरह जवाब देना जानता हूं। फिर इस्लामोफोबिया का जिक्र कर रहे हैं, तो वो अपने आप को एक इस्लामी दुनिया का एक बड़ा रहनुमा पेश कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि मैं मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हुए इस्लामी दुनिया के अंदर अपने आप को एक रहनुमा के तौर पे पेश कर रहे हैं और अगले इलेक्शन पे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि उनको लग रहा है कि अददी ताकत जो है उनकी पार्लियामान के अंदर वो कम हो गई है और कम हो रही है। उवैस तोहीद साहब, पार्लियामेंट के अंदर तो बाहर अददी ताकत दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा? वो देखिए, मुझे लगता है, देखिए खान साहब का अगर आप तजिया करें उनकी सोच का, उनके किरदार का, सियासी किरदार का, तो वो लगता ये है कि वो एक चाहते हैं कि एक 2/3 अक्सरियत के साथ आए। वो ये चाहते हैं कि तुर्की के सदर अर्दोगान साहब की तरह वो एक बड़ी तब्दीलियां लाए माशरे के अंदर, इस्लामी दुनिया के वो रहनुमा बने, और वो पार्लिमानी निज़ाम से ज़्यादा सदारती निज़ाम जो है, या एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर उनको सारी पावर्स हो। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मुझसे लोगों को इख्तलाफ हो,
लेकिन खान साहब की ये खामियां छोड़ें, ये तो हम बात करते रहते हैं और करेंगे भी आपकी बैठक में, लेकिन मुझे लगता है कि कमबैक करेंगे और वो 1.5 साल में कमबैक करें अगले इलेक्शन के अंदर या उससे अगले इलेक्शन में, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत के साथ करेंगे। नौजवानों के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानीज में उनकी एक वोट बैंक है, लेकिन वो वोट जो एक तब्दीली के नाम पे दिया गया था, जो न्यूट्रल स्विंग वोट था, जिन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, शरीफ खानदान को भी आजमा लिया, हम इमरान खान को आजमाते, वो डिसोल्यूशन हुआ और इनकी गवर्नेंस से हुआ, इनकी टीम के परफॉर्मेंस से हुआ। और फिर मुझे लगता है कि ये जो अभी बात कर रहे हैं इखलाकियात की, जो अभी हमारे एक रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, सही। जब जनूबी महाज पंजाब के खुसरो बख्तियार वगैरह आ रहे थे, वो कौन सी इखलाकियात में आ रहे थे? रमेश कुमार साहब जब अपनी वफादारी तब्दील कर रहे थे, वो कौन से उससे हो रहे थे? हफीज शेख साहब ने 3 पार्टियां भुगताई हैं, 3 इख्तिदार भुगताए हैं। इसी तरह उमर अयूब साहब काफ लीग के अंदर थे जब मुशर्रफ साहब थे, जब उन्होंने मजे लूटे नून लीग के साथ वो थे, नवाज शरीफ साहब के साथ जब उनका इख्तिदार था, अब वो खान साहब के साथ तरीके। तो अब लगता मुझे ये है कि इस तल्ख तजर्बे के बाद एक बड़ा इम्तहान होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि उनकी कोर टीम जो है खान साहब की, क्या वो इंटैक्ट रहती है? ये तो मौसमी परिंदे हैं, आज इधर बैठे हैं उधर कल बैठे हैं, ये इलेक्टेबल्स की सियासत। तो आज आप उंगलियां उठा रहे हैं अपोजिशन पे, कल आप ही के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में लेकर आ रहे थे, आप उन्हें 3 रंगी जो है वो मफलर पहना रहे थे, उस वक्त तो आप खुश थे। मुझे लगता है कि वो भी गलत था और इस वक्त जो हो रहा है ये भी गलत है। हमारी सियासत के अंदर एक बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर, मजबूत होगा, ये सही है। लेकिन अब जो अवाम के नजदीक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि बिल्कुल सही है, अवाम के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या होने जा रहा है। इमरान खान बच रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसकी हुकूमत बनेगी? डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर दानिश साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, आपके ख्याल में पीटीआई की पूरी स्ट्रेटजी में ये सिर्फ एक जो केस तशरीह के लिए गया है, सदारती रेफरेंस गया है, ये सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है, या आपके ख्याल में वाकई तहरीक इंसाफ को होप्स हैं इससे कि इससे उन्हें फायदा हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा क्योंकि आपके सवाल पे वहीं पे आ रहा हूं मैं, कि जब ये उनको उनके एडवाइज़रों ने कहा, और मेरी भी बहुत जगह पे बात हुई कि जनाब स्पीकर जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो मेंबर जो आपसे मुनरिफ हुए हैं उनके वोट को वो काउंट नहीं करेगा। इमरान खान साहब को बहुत उम्मीद हुई कि अब तो ये मसला ख़त्म हो गया, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि ये जो आपको जिसने भी मशवरा दिया है गलत मशवरा है, ये स्पीकर जो है एक पोस्ट ऑफिस की हैसियत रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ है। अगर आपका आइन का आर्टिकल 63 का 2 और 3 पढ़ लें तो उसमें सब कुछ वाज़ेह है, प्रोसीजर है। 63A जिसको लेके गए हैं उसमें भी पढ़ लीजिए, मेरे पास बुक्स भी है, मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, सारा चीज़ क्लियर है, कोई अबाम नहीं है। तो जब उनको ये कहा गया कि स्पीकर की पोजीशन क्या होती है, तो उस बुनियाद के बाद फिर इन्होंने एक रेफरेंस ऑर्डिनेंस निकालने की बात की और इस सिलसिले में वजारत कानून को अप्रोच किया है कि जनाब आप उसकी समरी बनाएं, क्योंकि ये वजारत कानून का काम है। तो वजारत कानून ने इस बात से मना किया प्राइम मिनिस्टर को कि जो आप ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं ये ऑर्डिनेंस स्ट्राइक करेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके खिलाफ जाएगा, चुनांचे सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर देगी, तो ये मुनासिब नहीं है। जब वहाँ से ये रुकावट आई और मना किया गया तो उसके बाद कुछ एडवाइज़रों ने इमरान खान को कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि सदारती रेफरेंस जो है, और ये सदर का राइट है कि वो रेफरेंस दे और सुप्रीम कोर्ट उसमें एडवाइस दे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ज़रा क्लियर होना चाहिए कि ये जो 63A है जिसके सिलसिले में फिर इमरान खान साहब ने अप्रूवल ली कैबिनेट से और उसके बाद सदारती रेफरेंस गया जो सुप्रीम कोर्ट को मिला। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट आपके बार एसोसिएशन की पिटीशन मौजूद है जो 184(3) के तहत जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसमें है, यानी उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो 184(3) के तहत आएगा वो बाउंड है, सब उसको मानेंगे। लेकिन जो ये रेफरेंस आया है सदर से,
ये एडवाइजरी जुडिक्शन है, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है सदर को कि वो माने या ना माने, ये एडवाइस होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 63A की तशरीह के लिए वो गए हैं, ज़रा 63A पढ़ लीजिए आप उसमें। और एक बात बिल्कुल मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई मदर पिदर, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा आज़ाद नहीं है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। 97 पढ़ लें आर्टिकल, वो भी एक जगह पर आकर रुकता है। पार्लियामेंट है, वो भी एक जगह पे आकर रुकता है। पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकता, इस्लामिक प्रोविजन के खिलाफ नहीं कर सकता, इसी तरीके से वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं कर सकता। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को 175(2) जो उनकी जुडिक्शन है, उससे वो आगे नहीं निकल सकते अगर कानून और आइन में कोई चीज़ नहीं है। और आपने मौजूदा चीफ जस्टिस और बेंच की ये बात सुनी कि हम आइन के अंदर एक नुक्ते का भी इजाफा नहीं कर सकते, हम गैप को फिल नहीं कर सकते, ये काम पार्लियामेंट का है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा काम तशरीह है। तो भाई 63A की तशरीह मौजूद है, उसकी सज़ा भी मौजूद है। 63 इलेक्शन कमीशन के पास किसी ने, जो खालिद खान साहब हैं, उन्होंने मिसगाइड किया सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास जुडिशल पावर नहीं है। उसके पास जुडिशल नहीं, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और आप इलेक्शन एक्ट 2017 का 8, 9 और 10 पढ़ें तो उसमें तो उसके पास हाई कोर्ट की पावर भी मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि 63 ले जाने का मतलब तशरीह नहीं है, क्योंकि 63 जो ये ले गए, इसमें सिर्फ टाइम गेम करने की कोशिश की जा रही है। और इस टाइम गेम करने को समझ गए आपके क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट। और मैं यहाँ पर एक बात एज ए तालिब इल्म कहना चाहता हूँ, चाहे मेरे इस बात से कोई इख्तिलाफ रखे, अदालत के अंदर दोनों एक तरफ ओरिजिनली एक आखिरी जुमला, आखिरी जुमला कि देखें, एक तरफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और एक तरफ एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, इसको मर्ज नहीं किया जा सकता। मेरी बड़ी मुअज़्ज़िज़ अदालत से, जो बड़ा हमारी अदालतें हैं और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही प्रोफेशनल हैं और किताब के ऊपर चलते हैं, तो दो मुख्तलिफ जुरिडिक्शन को एक साथ नहीं करना चाहिए था। दोनों का अलग जो है वो रास्ता है। और बिल्कुल आप एडवाइजरी जुडिक्शन के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं। खालिद खान इस केस में डिले कर रहे हैं, सारी चीज़ मौजूद है। अगर आप 62(1)(f) का हवाला देते हैं तो मैं यहाँ पर भी ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं है 175(2) के तहत कि वो 62(1)(f) में ताहयात नाअहली करे, उसको ये इख्तियार नहीं है, उसको नाअहली का भी इख्तियार नहीं है। 62(1)(f) सही है, लेकिन वो तो 5 रुपये बेंच फैसला कर चुका है, वो उसकी तशरीह इंटरप्रिटेशन डॉक्टर साहब आ चुकी है। बिल्कुल सही है। और दूसरा यह है कि इसमें भी अटॉर्नी जनरल ये बार बार कह रहे हैं कि मैं 62 और 63 के को कनेक्ट करके एक अपना केस इस्टेब्लिश करूंगा, और अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया तो मेरा कोई केस ही नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल का है। लेकिन इस पर जरूरी है कि अजहर सिद्दीक साहब की राय ली जाए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, जरा इस पर रोशनी डालिएगा और बताइएगा ये भी कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हिकमत अमली है उसमें क्या कलीदी हैसियत रखता है ये केस, या एक सानवी हैसियत रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। और डॉक्टर साहब ने जो बात की है एडवाइजरी प्रोविजन के हवाले से, उस पर भी राय एक छोटे सा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, क्या अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया टाइम असद साहब, मुझे बड़ा आपने पूरा देना है। कानूनी बात जरा बोकला से किया करें तो ज्यादा अच्छी होती है और आपको वजाहत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। पहली तो बात है कि शायद हमने कानून और आइन पढ़ते नहीं है। नेशनल असेंबली रूल्स 2007 पढ़ लें। वो किसने कह दिया कि स्पीकर पोस्ट ऑफिस है? स्पीकर के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। और रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में उसने रूलिंग पास की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया उसमें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये रिकॉर्ड जरा दुरुस्त फाड़ लें। किसने कह दिया कि स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं है? स्पीकर बहुत पावरफुल है और पूरा हाउस कंट्रोल उसने करना होता है। अब मैं पहले आपके सामने रख दूं, स्पीकर कर क्या सकता है ताकि कौम को पता चल सके। रेजोल्यूशन गई है,
पहले तो इजलास बुलाने के लिए कहा, जनाब इजलास में आइन तोड़ दिया। किसने कहा आइन तोड़ दिया? आइन पढ़ तो लें, आर्टिकल 54 पढ़ लें, 254 पढ़ लें, दोनों को मिलाकर पढ़ें। कहाँ का टाइम की बाइंडिंग लाजमी है? बाइंडिंग ना लाजमी 254 ना कहता। इजलास बुला लिया, इजलास के साथ ही ना नो कॉन्फिडेंस की मूव दे दी। ये इकट्ठी नहीं आ सकती, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर नहीं आ सकती, रूल्स के मुताबिक नहीं आ सकती। इसीलिए उसको एजेंडे में रखा गया है, उसको एजेंडे में रखा गया है। अभी वो जब स्पीकर उसको लीव देगा, इजाजत देगा, तो फिर असेंबली, और लीव देने से पहले टेक्निकल बुनियाद पर रूल्स, ये जो रेजोल्यूशन है इसको रद्द कर सकता है। इसके बाद अगली बात आ जाए, फर्ज करें ये इसको टेकअप करता है, टेकअप करने के बाद डिफेक्शन का 2 बातें हैं, जरा तारीख याद करें हम। किसने कह दिया कि सिर्फ इसकी सिर्फ अपना डी सीट होना ही सजा दी हुई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइन का आर्टिकल 63 ध्यान से पढ़ना है आपने कि एक चलती हुई गवर्नमेंट को घर भेजना है आपने, तो 4 बंदे उठ के कहें कि जनाब उनको घर भेज दें, 152 है उनके पीटीआई के मेंबर, वो मेजॉरिटी आकर कहे तो बात बनती है। 13 लोगों ने फैसला नहीं करना, और 13 लोगों ने वो जिन पे इल्जामात है पैसे लेके या बाकी चीजों को छोड़ दे इस बात को, उनके सारी चीजें हम लोगों ने सबूत देख लिए, सबूत आप लोगों के सामने आ गए हैं, और वो उसके शोकास कर दिया है एज ए पार्टी लीडर। उसने पार्टी लीडर है, इसमें फैसला साथ इलेक्शन कमीशन के पास तो बाद में जाना है। पार्टी लीडर ने पहले डिक्लेयर करना है कि इसने डिफेक्शन की है, इसने फ्लोर क्रॉसिंग की है। मैं फ्लोर क्रॉसिंग और डिफेक्शन को अलग करूंगा। आईने पाकिस्तान में झांगा मांग की सियासत के दौर में आप चले जाएं, उस वक्त के बाद 2 हुकूमतें डिसॉल्व हुई, नवाज शरीफ की और बेनजीर साहबा की। उस वक्त संगीन इल्जाम थे कि फ्लोर क्रॉसिंग, और इसके हवाले से आइन का आर्टिकल 63 आया, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गुंजाइश थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गुंजाइश थी, तरमीम क्यों की आर्टिकल 63 में? फिर इसी तरह कुछ लोग उठते, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते, जाके गवर्नमेंट गिरा देते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए नहीं, यहाँ पर ब्राइबरी हो रही है। अपने वसीम सजाद का बयान पढ़ लें, उन्होंने कहा ये कैंसर है। फिर ये तरमीम की आर्टिकल 63A की, अब चौके 63A के हवाले से वोट डालने से रोकने के वाले स्पीकर को इख्तियार मौजूद है। पार्टी लीडर ने शोकास कर दिया, 28 की हियरिंग रखी है। 28 मगर एक बात बताए ना सर, ये अच्छा नहीं यार, देखिए मैं अगर इसके इख्तियार मौजूद है आपके ख्याल में, तो अदालत क्यों गए हैं तशरीह के लिए? अटॉर्नी जनरल क्यों अदालत गई है? कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने की बात रख दूं कि वहां नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफियर नहीं किया, खुदारा मत इंटरफियर करें मुझे बोलते हुए। बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर स्पीकर के पास इख्तियार ये है, नेशनल यानी पार्टी। आप बोले, मैं तो असद से कह रहा था। छोड़ दे खुदारा, मैंने आपकी बातों में इंटरफेयर नहीं किया, गुमराह कर रहे हैं कौन को। चलिए मुकम्मल कर लें आज़ाद सिद्दीकी साहब, बात मुकम्मल कर लें। सर मैं आपकी बात पे इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया सर, मैं असद से कह रहा था। जब असद ने इंटरफेयर किया तो मैंने असद से कहा कि मैं आपकी बात में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ना आप कानूनदान है। बड़ी सिंपल सी बात बता दूं आपको, सिंपल सी बात है कि पार्टी लीडर आर्टिकल 63A पढ़ लें, वो डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन स्पीकर के पास इख्तियार है, 2 दिन में उस डिक्लेरेशन को आगे उसने भिजवाना है इलेक्शन कमीशन के सामने। जब वो डिक्लेरेशन आ जाएगी, उनको वोट डालने से रोक सकता है कि पार्टी लीडर ने कह दिया डिफेक्शन। अब डिफेक्शन की इंटरप्रिटेशन जो करनी है वो इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा, देखता रहेगा, वो अलग की बातें हैं। अच्छा साहब, मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि स्पीकर के पास बिल्कुल इख्तियार है वो वोट रिजेक्ट करने का भी, वोट काउंट ना करने का भी, और उसकी जो रूलिंग है वो रूलिंग फाइनल होगी, कोर्टों में चैलेंज नहीं हो सकती है। ये कहना कि वोट काउंट करेगा बिल्कुल बाइंड नहीं है उसके ऊपर। वो वोट एक और लेट्स से डेविल एडवोकेट 170 वोट होंगे तो 168 कह देगा तो 168 वोट हैं, आप लड़ते रहे इसमें, ये इशू नहीं है, इशू समझिएगा। और दूसरी जो बात है, क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं इस बुनियाद पे, लेकिन कानून क्लियर है जी। सिद्दीक हो सकता है, और वहां पर इंतजार भी होगा, वहां पे इंतजार भी होगा, शोर शराबा भी होगा, लेकिन कानून अपने तौर पे तो क्लियर है। देखिए आर्टिकल 63A, आर्टिकल 17, आर्टिकल चले बिल्कुल सही है डॉक्टर दानिश साहब, सबसे कहिए। और जब वोट कास्ट आप करते हैं ना, तो ये अमानत के तौर पर वोट है। आप आपका जमीन जाकर इस्तीफा दे दे, आपने वोट क्यों पास कर दिया? मैं तो चले पॉइंट आ गया आज़ाद साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं बिल्कुल सही है डॉक्टर दानिश साहब। 2-4 बातें जी आसद, 2-4 बातें करूंगा। अवेश तौहीद साहब मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं,
बहुत है, मैं तो उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ। अज़हर साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उनको भी अपना उस्ताद मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए कि ये लॉयर नहीं है और ये फला है और ये चीज़ मुनासिब नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो गलत है, ये सही है। ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बड़ी सी ऑब्जर्वेशन दे रही है। हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए, आप अपना पॉइंट इस्टेब्लिश करें। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठा हूं और कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहा हूं और आर्टिकल्स की बुनियाद पे बात कर रहा हूं और इलेक्शन एक्ट 2017 की बुनियाद पे। इन्होंने कहा कि स्पीकर को बड़े इख्तियारात है। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं आपके व्यूवर्स, देखिए मैं बीच में इंटरप्ट नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए कानून पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, मैं 3 बड़े कानून का ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस। देखिए सर मुझे बोलने दीजिए, सुधे मुझे बोलने दीजिए। सदारती ऑर्डिनेंस, आज़ाद साहब एक डिबेट तो है ना, बहरहाल दोनों तरफ से पॉइंट्स मौजूद हैं, सब नीचे है कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे आप बोलने दीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, मैं एक तालिब इल्म हूं यकीनन। जो मोहतरमा ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उस रूलिंग का क्या हुआ, उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया। तो मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आपने एक सवाल पूछा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, आप कहानी बना रहे हैं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं आपके पास आ जाता हूं, अज़हर साहब आता हूं मैं आपके पास। देखिए 60, मुझे बोलने दे अज़हर साहब बोलने देना। अज़हर साहब या तो आप मेरे टाइम ले ले, मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं नहीं बोलता। और अगर आप मुझे बोलने दें, फैसला अवाम को करने दें, अदालतों को करने दें, जजेस हैं उनको करने दें, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े बड़े लॉयर हैं उनको करने दें। मैं ये कह रहा था कि देखिए रूलिंग का तो मैंने बता दिया कि क्या सूरत हाल है। आप आइए कि खालिद खान वहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो रिमार्क्स दिया है वो ये दिया है कि किसी वोटर का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट नहीं डालना और काउंट नहीं करना तौहीन होगी, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करता है तो क्या उसकी ताहयात नाअहली कर दी जाए। मैं वो पूरा पढ़ सकता हूँ जो उन्होंने कहा है, मेरे पास स्टेप है, लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं। सही है, अभी तो ये डिबेट तो होना है, अभी तो आर्गुमेंट का आगाज किया अटॉर्नी जनरल ने। डॉक्टर साहब मैं मुझे वक्फे पर जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाने पड़ना है, अगर आप इजाजत दें तो 30 सेकंड्स में अगर आप, वो प्रोसीजर है। अज़हर साहब जी वक्फे पे चले जाएं, वक्फे में मैं सिर्फ प्लीज कीजिएगा, अज़हर साहब जी अज़हर साहब। देखें इसी अदालत ने कहा खायन होना, इसी अदालत ने कहा अमानत में खयानत की है वोट आपने, तो जब अमानत में आप खयानत कर दे तो आप खायन हो गए हैं। तो 62(1) ताहयात नाअहली की बात करता है और उसमें नहीं लिखा हुआ ताहयात नाअहली। मैं कमरा अदालत में मौजूद था, ये सवाल हुआ था, ये कमेंट नहीं था। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अभी कमेंट्स हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को इस पे डेलिब्रेशन करने दें और बड़ी डेलिब्रेशन के बाद आपके सामने आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी, प्री वोट भी आ जाएगी, पोस्ट वोट भी आ जाएगी, पता चलेगा 63 का क्या है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा देखते हैं कि ये जो चल रहा है पॉलिटिकली, इससे मार्केट में और मईशत में सूरत हाल क्या है और स्टॉक मार्केट में क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, जब से पॉलिटिकल केओस सा इसको मैं कहूँगा कि चल रहा है, इससे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ा है, स्टॉक मार्केट पे, और ओवरऑल जो कारोबार की सूरत हाल है वो क्या है आजकल? देखिए जी, बहुत बड़ा फ़र्क तो आपके सामने है कि हमारा रुपया जो अपनी कदर खो रहा है। ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, 182 को क्रॉस कर गया डॉलर, इससे ज़्यादा बुराई और क्या हो सकती है। और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और आपका जो दुनिया के जो हालात हैं वो भी बड़ा उसमें उन्होंने किरदार अदा किया है। यूक्रेन की जो क्राइसिस है उसमें आपका जो ऑयल है वो ब्रेंट जो है वो $112 को क्रॉस कर दे। अब ये तो हमारे लिए बेरेबल ही नहीं। हम अगर ट्रेड अकाउंट डेफिसिट देखेंगे तो तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड अकाउंट होगा
अगर ये 1 महीना चल गया, और अगर ये 3 महीने चला तो पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह बचाए बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम में आ जाएगी। और स्टॉक मार्केट तो ज़ाहिर है रिएक्शन ही उसका यही होता है कि जब आपकी जो आपकी पॉलिटिकल कोई भी अच्छी खबर खराब खबर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के रिएक्शंस आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो गिरी है कुछ आर्टिफिशियल बढ़ी हुई थी वो भी गिरी है, लेकिन जेन्युइनली जो है ना जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है उसने इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को क्रिएट किया है, और ये हमारे हालात हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट एंड डेंजरस इकोनॉमिक क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सही है। अच्छा, जुबैर साहब एक चीज़ और बताइए कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और इमरान खान साहब कंटिन्यू करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो जाती है और हुकूमत चली जाती है तो आपको क्या लगता है कि कितना अर्सा लगेगा संभलने में, दोनों में फ़र्क क्या होगा? देखिए, दोनों सूरतों के अंदर जो क्राइसिस है वो पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर आप खान साहब आ जाते हैं वापस तो कुछ ऐसा होगा कि कोई जो पुरानी जो सिस्टम चल रही थी वो लौट के वापस आएगी और पॉलिटिकल सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें देखें तो कोलिजन गवर्नमेंट होगी, अगर खान साहब चले जाते हैं तो कोलिजन गवर्नमेंट को चलाना हमेशा मुश्किल होता है और हर पार्टी को प्लीज करना पड़ता है, उसके साथ सारा कुछ देखना पड़ता है। यही पोजीशन आज खान साहब की भी है ना। बाकी जो इनके जो इत्तेहादी हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इत्तेहादियों के साथ चलना और कोलिजन गवर्नमेंट को चलाना एक मुश्किल काम होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि 2023 तक के जो इलेक्शंस हैं तब तो इस तरह के हालात जो है ना वो जूं के तू रहेंगे और वही जारी और सारी रहेंगे। हम बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी और इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी और डॉलर नीचे वापस आके 170 रुपए का 172 रुपए का जाएगा, ये ऐसे नीचे चला जाएगा। हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है वो कोई जो है ना कोई इसमें कोई ऐसा मैजिक शॉट आएगा और हम कोई बिल्कुल उसके अंदर कम हो जाएगा। हमारा करंट आपको मईशत जो है वो क्राइसिस में लग रही है आने वाले दिनों में। राइट जुबैर साहब, एक जो सबसे ओके सर, ओवैस साहब, ये जो सबसे सादा सवाल है वो सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है आजकल कि क्या हो रहा है, इमरान खान साहब सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो जुबैर साहब ने जो बात की वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ग्रेव सिचुएशन, बड़ी सीरियस सिचुएशन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रूठ जाती है अगर इस तरह की अदम इस्तेहकाम हो और सियासी इंतशार हो। देखिए, खान साहब इस वक्त अपने सियासी करियर का सबसे मुश्किल उनको चैलेंज है और मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयों की तरह जिस तरह चल रही है उनको घंटे और मिनट के हिसाब से उनके जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। अगर वो ये सरवाइव कर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक सियासी मुआवजे के तौर पर सरवाइव कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता और पलड़ा मुझे अपोजिशन का भारी लगता है। जिस तरह एक जो फील है, जिस तरह इत्तेहादियों का मूड है, जिस तरह ये इनराफ करने वाले जो साथी हैं उनका मूड है और ओवरऑल एक फिजा है। और मुझे लगता है कि खान साहब की भी नजरें जो है वो मुस्तकबिल के इलेक्शन पे है। तो अगर आप इन सो मेनी वर्ड्स पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के कामयाब होने के चांस ज्यादा है। लेकिन उसके साथ एक खतरा जो है कि जो सारे टोले आ रहे हैं, सारे कारकुनान यहाँ पे जमा हो रहे हैं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ, तो डर और खदशा ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कोई मिसहैप ना हो और कोई तसादुम ना हो जिसकी बुनियाद पे फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है कोई दूसरा रुख मोड़ सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर दानिश साहब, आपके ख्याल में अगर तरीके अदम एतमाद, जैसा कि ओवैस साहब भी कह रहे हैं कि कामयाब होने के इम्कानात उनको नज़र आते हैं, कामयाब होती है और उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक कोलिजन गवर्नमेंट हमारे सामने आएगी, उसके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा हुकूमत चलाना? और इमरान खान साहब जब अपने लोगों के साथ सड़कों पर होंगे और एक ऐसी दो जमातें हुकूमत कर रही होंगी जिनका एक पास्ट रहा है, तो आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अभी अवैस तौहीद ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत सी चीज़ों की वजाहत कर दी और मैं उस पर थोड़ा सा जो ऐड करूँगा, जो आपका सवाल है वो ये है कि
जो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपने ज़ुबैर मोती साहब की बात सुनी इकॉनमी के हवाले से, मेरे पास भी इकॉनमी के बड़े फिगर है, मैं बताना शुरू कर दूं तो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन इकॉनमी के लिहाज से और आम लोगों के लिहाज से बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल ज़ुबैर मोती साहब ने ये बात बता दी। अब बात आ रही है कि एक हुकूमत जो है एक अदम एतमाद आई है, अदम एतमाद को अदम एतमाद की तरह डील करें, आप पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत शो करें, और ये चीज़ें होती रही हैं, माजी में हुई हैं, अभी सेनेट के इलेक्शन में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, बहुत सारी चीज़ों में आपने किया, नून लीग के लोगों को तोड़ा गया, 65 अफराद ने हाथ उठाकर सपोर्ट की बात की और फिर जब आपके खुफिया बैलेटिंग हुई तो 49 पे चले गए। ये होता रहता है, बेनज़ीर साहब के ज़माने में हुआ, शौकत अजीज़ ज़माने में हुआ, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में जंग लड़ी। लेकिन ये जो सूरत हाल आ रही है, बिल्कुल अवैस तौहीद सही कह रहे हैं कि अगर ये फैसला जो कि आइनी और कानूनी और जमहूरी फैसला जो कि अपोजिशन तो पार्लियामेंट में लड़ना चाहती है लेकिन हुकूमत रोड पे लड़ना चाहती है, पहली हुकूमत है, और इस लड़ाई में क्या होगा? जाहिर है दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं और जाहिर है एक तरफ 10 जमातें हैं, एक तरफ एक जमात है, और चाहे उनके 20,000 अफराद आएँ और इनके 5 लाख अफराद आ जाएँ, लेकिन क्लैश अगर होता है तो ये 20,000 अफराद और इनके दरमियान या कोई बीच में तीसरी कुव्वत अपना काम कर जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ चला जाएगा। और ये हम जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे खुदा ना खास्ता हम एमरजेंसी की तरफ चले जाएं। क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है? तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो ये लड़ाई सियासी रास्ता फिर आपके ख्याल में सियासतदानों के लिए सियासी रास्ता क्या है? पार्लियामेंट में अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रही है, इसका फैसला आ जाएगा। आया सुप्रीम कोर्ट क्या देती है, ऑब्जर्वेशन क्या है छोड़ दें, सवाल क्या है छोड़ दें, फैसला आ जाएगा। जो भी वो एडवाइस देगी या रेफरेंस वापस कर देगी तो उसके बाद आप अगर आपके पास आईनी और कानूनी तौर पर यह इख्तियार है कि स्पीकर इन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है तो फिर लड़े पार्लियामेंट में आके, स्पीकर उनको ख़त्म कर दे। हम तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आईनी और कानूनी है, हमारी कोई ज़बान नहीं है, हमारी ख्वाहिश नहीं है, जो भी कानूनी और आईनी जंग है वो पार्लियामेंट में लड़े। अगर स्पीकर के पास ये इख्तियार है तो वो इस्तेमाल करे, और अगर नहीं है तो वो फिर सामने आ जाएगा। लेकिन ये लड़ाई बाहर ना अपोजिशन को लड़नी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पार्लियामेंट में लड़ें और कानूनी जंग लड़ें, ना कि सड़कों पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, उवैस तौहीद साहब, अजहर सिद्दीक साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब प्रोग्राम में शिरकत कर। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।